महाकुटुंबी कायदीन स्टेट जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस कमेटी जनाब बल्लभभूषण साहब, विजय सिन्हा रेड्डी साहब सीनियर लीडर मलकपेट, दीपक जायसवाल डिवीजन प्रेसिडेंट तेलुगुदेशम पार्टी मुसलामबाग डिवीजन और सभी स्टेज पर तशरीफ फरमा ईटी नरसिम्हा साहब स्टेट सेक्रेटरी सीपीआई प्रभाकर साहब, जो आज एमआरपीएस के 100 यूथ के साथ आज तो महाकुटुंबी की प्रजाकुटुंबी को सपोर्ट के लिए आए हैं, उन सबका धन्यवाद। और यहाँ पे सिलसिले को सुनने आए मेरे माओ बहनों और जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है सब सुनने वालों को अंदर की नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। ये इंतखाबी जलसे आम एक महाकुटुंबी की ग्रैंड अलायंस की पब्लिक मीटिंग आपके बीच आज आपका कीमती वोट मांगने के लिए यहाँ पे मुनक्किद किया गया है। 7 दिसंबर के दिन आप किसको वोट दे, क्यों दे, इसकी फिक्र आपको करने की जरूरत है। डिलिमिटेशन के बाद 2009 में मलकपेट जब चादरघाट से शुरू होकर फुट ओवर ब्रिज पे खत्म हुआ, 1,95,000 वोट थे। मुख्तलिफ पार्टियों के लोग आपके दरमियान में आए, लेकिन एमआईएम यहां से कामयाब हुई। उसका रीजन तेलुगु वोट का डिवीजन है। तेलुगु वोट के डिवीजन की वजह से, क्योंकि एमआईएम का बीजेपी से एक पुराना साजबाज है, जिसके तहत उस वक्त करुणाकर साहब को जो मलकपेट छोड़कर बरसों से ऊपर चले गए थे, उनको मलकपेट में लाया गया। 2014 में और 2009 में उस वक्त 4th पोजीशन पे बीजेपी गई थी, और मलकपेट बनने से पहले या मलकपेट का डिलिमिटेशन से पहले या बाद में आज तक बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। बीजेपी कभी इस डिवीजन से नहीं जीती। मुसलामबाग में हमेशा कांग्रेस या तेलुगुदेशम रही है, पहली टाइम टीआरएस आई। बीजेपी किसी किस्म से एमआईएम के साथ फाइट में नहीं है, लेकिन मजलिस इंतशार मुस्लिम एक प्रोपेगेंडा करती है मुसलमानों के वोट को एकजुट करने के लिए कि हमारी फाइट बीजेपी से है, लेकिन बीजेपी से कोई फाइट नहीं। 2018 में जब इलेक्शन आया तो अपने असदुद्दीन अवैसी वालिद के पुराने दोस्त ए नरेंद्र के बेटे को, साबिका कारपोरेटर को दूध बोली या लाल दरवाजे से यहाँ पे लेके आए, जबकि बीजेपी के कई कायदीन सैदाबाद और मुसलमानबाग में मौजूद है जो इलेक्शन लड़ने की काबिलियत रखते थे, लेकिन जीत नहीं सकते की वजह से वो लोग पीछे हट गए। और असदुद्दीन अवैसी आज इस बीजेपी के कैंडिडेट को मेकअप करके पैरों में घुंघरू बांधकर नाचने के लिए मलकपेट के तेलुगु आवाम के बीच बेचा है, तो सिर्फ वोट कटिंग के लिए। टीआरएस सतीश अन्ना को लास्ट टाइम भी टिकट दी, 9-10 हजार वोट पर सिमट के रह गई। क्या परफॉर्मेंस था सतीश अन्ना का। आज फिर सतीश साहब को टीआरएस मैदान में उतारती है, सिर्फ तेलुगु आवाम के बीच जाकर वोट कटिंग करने के लिए। अगर टीआरएस सीरियस होती इलेक्शन लड़ने को, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक प्रभाकर रेड्डी साहब एक जमाने में यहाँ होम मिनिस्टर हुआ करते थे, 78-79 में शायद 80s में। उसके बाद फिर से कोई बड़ा ओहदा मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी को आया तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शक्ल में मलकपेट के महमूद अली साहब को आया। कहाँ है महमूद अली साहब? अगर जीतना चाहते हैं तो अपने सतीश साहब को लेकर क्यों नहीं आपके दरमियान में आते? क्योंकि जीत उनका मकसद नहीं। डिप्टी सीएम साहब मुस्लिम इलाके के डोमिनेटेड अकबरबाग डिवीजन और मलकपेट छावनी आजमपुर में एक ऑफिस टीआरएस का नहीं है। एक बार कैंडिडेट उधर नहीं आया, एक बार कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज आजम अली साहब ने कभी अपने कैंडिडेट को लेकर नहीं फिरा।
सिर्फ तेलुगु के बीच सुबह से शाम तक बीजेपी और टीआरएस प्रचार करती है, सिर्फ तेलुगु वोट को कट करने के लिए। उस पार्टी को जिताना चाहते हैं जो आपके देवी देवताओं को। मैं जानना चाहता हूं बीजेपी के लीडरशिप से, टीआरएस के लीडरशिप से, उस वर्कर से जो आपके लिए काम कर रहे हैं, उस कैडर के लिए, उस मजलिस के लिए काम कर रहे हैं। अगर तुम तेलुगु अवाम, तुम्हारे राम की इज्जत, सीता की इज्जत तुम्हारे दिल में नहीं है तो कौन करेगा? हमारा मजहब नहीं सिखाता। बहैसियत मुसलमान हमारी कुरान को जो हम मानते हैं, हमारी कुरान में ये लिखा है कि तुम किसी के देवी देवताओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे बड़ों को कहेंगे। अगर कोई कहता है किसी की देवी देवताओं को, तो वो उसकी एक पॉलिटिकल सोच है जो हिंदू मुसलमान को बांटने की कोशिश करती है, बीजेपी और एमआईएम। मेरे मलकपेट के लोगों, हमें भाईचारगी का माहौल बना है। प्रजा कुटुंबी का कैंडिडेट 4 पार्टियों का एक कैंडिडेट है और चारों पार्टियों ने अपने मुख्तलिफ सर्वे करवाकर, सर्वे के बाद सेलेक्ट करके मुजफ्फर अली खान को आपके बीच भेजा है। अगर सेकुलरिज्म की बहार चाहते हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे का माहौल चाहते हो, तेलुगु उर्दू जबान के बोलने वालों में मोहब्बत पैदा करना चाहते हो, तो सेकुलर पार्टी को वोट दीजिए। साइकिल के निशान पर बटन दबाइए, हिंदू मुस्लिम सब भाइयों का सर ऊंचा हो जाएगा। पूरे तेलंगाना के अंदर एक मिसाल बन जाएगी। आपको फैसला करना है। गौर फिक्र करिए कि क्या चाहती है टीआरएस और बीजेपी। एमआईएम को जिताना चाहती है। मैं मेरे मुसलमान भाइयों से, एक कदीम बस्ती है मुसलमान, यहाँ के रहने वालों को भी एक मैसेज देता हूं। मेरे भाई, जिस बात से कुरान हदीस रोकती है, चाहे वो दुनियावी दिखावे को कितना भी अच्छा लगो, उससे मुसलमानों का फायदा तो हो नहीं सकता, लेकिन नुकसान जरूर होगा। वोट पोलराइजेशन कर रही है मजलिस इंतशार मुस्लिम। 4.5 साल से पहले असदुद्दीन अवैसी किसी नेशनल मीडिया पर जाने के लिए तड़पते थे। बीजेपी इख्तियार में आने के बाद हर चैनल असदुद्दीन अवैसी को बुलाता है। ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया क्यों असदुद्दीन अवैसी को आखिर बुलाता है हर प्राइम टाइम के अपने शो में? सोचो मुसलमानों, क्या मुस्लिम लीडरशिप मुसलमानों के मसाइल को बात करने के लिए इनसे बड़ा लीडर नहीं? आसाम की एक मुस्लिम पार्टी है, अजमल साहब, जिसके आज भी 17 एमएलए है, 2-3 एमपीज है। इससे पहले के इलेक्शन में वो गवर्नमेंट के हिस्सेदार है। 45 एमएलए से उनके, कभी उनको नहीं बुलाती है। कांग्रेस पार्टी से गुलाम नबी आजाद, चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, कई हुकूमतों में सेंट्रल मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर है। गुलाम नबी आजाद को मुसलमानों के मसाइल के लिए नेशनल मीडिया नहीं बुलाता, अहमद पटेल को नहीं बुलाता, यूपी से आजम खान को नहीं बुलाता, अबू आजम आजमी को नहीं बुलाता, लेकिन नेशनल मीडिया सिर्फ असदुद्दीन अवैसी को बुलाता है। इसलिए कि जब वो मुंह खोलते हैं तो जहर करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करते हैं। इसीलिए बीजेपी के ये एजेंट असदुद्दीन अवैसी को बुलाते हैं। अगर गुलाम नबी आजाद को बुलाया गया, आजम खान को बुलाया गया, तो ये सेकुलर पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। ये एक आंख हिंदू और एक मुसलमान वाली बात करेंगे, सेकुलरिज्म की बका के लिए बात करेंगे, उससे नेशनल मीडिया का पेट नहीं भरेगा। क्योंकि नेशनल मीडिया को पैसा चाहिए। जो मोदी गवर्नमेंट, अमित शाह के लोग जो बैगा दे रहे हैं, उनको सूट के साथ चाहिए। तो पोलराइजेशन का काम करने के लिए असदुद्दीन अवैसी को दावत दी जाती है नेशनल मीडिया के ऊपर। इस मुल्क को अगर आग लगेगी संघ परिवार से, मजलिस इंतशार मुस्लिम से, तो हिंदू मुस्लिम दोनों बर्बाद होंगे। महंगाई देखिए आप, जीएसटी, नोटबंदी, क्या हुआ? क्या मुसलमान सफल हुए?
मेरी तेलुगु अवाम भी सफर हुई। हिंदुस्तान का रहने वाला हर हिंदू मुस्लिम भाई महंगाई की मार झेल रहा है। जब फिरका परस्ती में बढ़ जाओगे मेरे दोस्तों, तो वो आग ना हिंदू का कर देगी, ना तेलुगु का कर देगी, ना उर्दू का कर देगी, लपेट में ले लेगी। इस मुल्क को बचाना है, इस मुल्क को बचाना है मेरे दोस्तों। तो इस प्रजा कुटुंबी को आज इस स्टेज के ऊपर आप प्रजा कुटुंबी के सारे कायदीन को देख रहे हैं। कल आप राहुल गांधी जी को, चंद्रबाबू नायडू साहब को एक प्लेटफॉर्म पर देखा है, नेशनल मीडिया बता रहा है सारा हिंदुस्तान की नजर इस वक्त प्रजा कुटुंबी के रिजल्ट के ऊपर है 11 दिसंबर को। अगर ये 11 दिसंबर के दिन प्रजा कुटुंबी कामयाब होती है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बनता है, तो सारे हिंदुस्तान के रीजनल पार्टियां कांग्रेस के तरफ कदम आगे बढ़ाएंगे। एक फ्रेंडली फाइट नहीं बल्कि मिलजुल कर इत्तेहाद के साथ मायावती मैडम, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, हर आदमी 4 कदम आगे बढ़ के आएगा मुल्क को बचाने के लिए। जो तेलुगु देशम पार्टी 1983 में कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ कायम हुई, 35 साल बाद आज वो तेलुगु देशम इख्तिदार के लिए नहीं, इख्तिदार चाहती तो 119 सीट पे मुकाबला करती। 30 सीट के डिमांड से सर्वे के बाद 13 सीट लड़ रही है। तो चंद्रबाबू नायडू इख्तिदार नहीं चाहते बल्कि सेकुलर फोर्स, सेकुलर गवर्नमेंट कायम होना, मुल्क बचना चंद्रबाबू नायडू का मकसद है। मुल्क को बचाना आपकी और हमारी। आप हम सोचते हैं कि मिल लिए, अरे इन्होंने मिल लिया, इन्होंने। मेरे भाई राहुल गांधी जी एक चेहरा आपके सामने है, चंद्रबाबू नायडू एक चेहरा आपके सामने है, लेकिन उनके पीछे 25, 50 रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स बेहिसाब पॉलिटिकल एनालिसिस काम करते हैं किस वक्त क्या करना चाहिए। आज मुल्क को अहम जरूरत है। क्या आप सोच सकते थे मायावती मैडम, अखिलेश यादव एक हो सकते हैं? वो दोनों एक होने का रिजल्ट आप जानते हैं यूपी में क्या हुआ। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जब लोकसभा की सीट को रिजाइन किए, उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर रिजाइन किया, दोनों को हारना पड़ा वहां से। सेकुलर फोर्स जीत गए। ये कोई अहम इलेक्शन, बहुत अहम इलेक्शन है तेलंगाना का। इस इलेक्शन के ऊपर सारे हिंदुस्तान की नजर है और आपके समझदारी के दिए हुए वोट को, सारे तेलंगाना की आवाम के सोच और फिक्र कर दिए हुए वोट को हिंदुस्तान सलाम करेगा। अगर सेक्युलरिज्म की बका के लिए आप प्रजा कुटुंबी के कैंडिडेट को कामयाब करते हैं तो बड़ी आसानी हो जाएगी हिंदुस्तान के अंदर रीजनल पार्टियों को एकजुट होने में। अगर ये अलायंस खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे अगर किसी वजह से फेल होता है तो याद रखो मेरे तेलुगु अवाम वालों, मेरे उर्दू अवाम वालों, मेरे मुस्लिम हिंदू भाइयों, ये मुल्क तबाही की राह पे चल पड़ेगा। जब तबाही की राह पे चल पड़ेगा, इकोनॉमी की मार पड़ेगी तो वो गरीब का घर देखेगी, कोई मजहब का घर नहीं देखेगी। तो मुल्क को बचाना है तो इस वक्त अहम जरूरत है आप लोगों को कि भाईचारे के माहौल को पैदा करिए। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं इस मलकपेट डिवीजन से, शालीमार नगर कॉलोनी से, मुसलामाबाद डिवीजन से मुजफ्फर खान कुछ लेने नहीं बल्कि देने आया है, इंसानियत की खिदमत करेगा। मैं आपके इलाके से साबिक़ा MLA आपका मजलिस इंतशार मुस्लिम का जो बेहिसाब प्रॉपर्टियों को, गवर्नमेंट लैंड्स को, सिविल लैंड्स को अपने हमवालियों के जरिए प्लाटिंग करके बेच दिया, बेहिसाब बिल्डर्स को सताया गया श्रीनगर में, मुसलामाबाद में, सैदाबाद में, हर जगह पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर हर बड़ी जायदाद के बिकने में, हर बड़ी जायदाद के खरीदने में अपना पैर डाल रहा है। लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मामूल पर कमीशन वसूल किया जा रहा है। इस जुल्म से निजात दिलाने के लिए मुजफ्फर खान आपके आगे आया है। मैं आपसे लेना नहीं बल्कि आपको बची कुची जो जमीनें आज है उसके ऊपर डबल बेडरूम के घर बनाकर गरीब आवाम तक देने के लिए, बेवाओं तक, विडो तक, हैंडीकैपों को, मासूम बच्चों के फीस रिएम्बर्समेंट, SC, BC, माइनॉरिटी के ज्यादा से ज्यादा लोग आपको
इश्यू है, आपका भाई सिर्फ फोन करके लेटर देके नहीं, आप एप्लीकेशन फिल करके लेके आइए। आपका भाई फोन पे आपका काम कराएगा, नहीं होगा तो मेरा हाथ पकड़कर उस ऑफिस को लेकर चलना। आपका भाई ऑफिस की ऑफिस पैरवी करेगा, आपके मसाइल को हल करने की कोशिश करेगा जितना हो सकता गवर्नमेंट। और अल्लाह ने चाहा प्रजा कुटुंबी की हुकूमत आती है, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर होगा, मेरे पेट से अगर प्रजा कुटुंबी का तेलुगु देशम का एमएलए होगा तो हमारी गवर्नमेंट होगी, हम ज्यादा से ज्यादा फंड्स लाकर आप लोगों की मदद कर सकेंगे। आप देखिए 2009 के इलेक्शन में, 2014 के इलेक्शन में कभी मंजलिस इंतशार मुस्लिम का ये एमएलए तेलुगु अवाम के बीच नहीं आया। आज खुद आपके वोट को खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ बीजेपी के कैंडिडेट को करोड़ों रुपए देकर आपकी वोट कटिंग के लिए भेजा है। दानिशमंदी से काम लीजिए, सोचो फिक्र करो नौजवानों, बहुत टाइम है, बीजेपी कतई नहीं जीत सकती, यहां से कोई गुंजाइश नहीं है बीजेपी की। अगर पतंग को यहां से फाड़ कर कोई फेंक सकता है तो वो आपका भाई मुजफ्फर अली खान है। बक्का गोवर्धन रेड्डी मेरे एक यहाँ दोस्त है, तेलुगु देशम पार्टी से वाबस्ता है, आज किसी वजह से नहीं आ सके, लेकिन उस शख्स की रिक्वेस्ट के ऊपर 2009 में मैंने यहाँ पे कारपोरेटर दिया था। मेरे घर पे आके अल्लाह की कसम खा के कहा था कि मैं वफादारी करूंगा तेलुगु देशम पार्टी के साथ और मुजफ्फर अली खान कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज के साथ। मैं टिकट दिलाया चंद्रबाबू नायडू साहब को बोलकर, मैं वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर था। 7 के 7 डिवीजन जिसके ऊपर नाम पे मुजफ्फर खान टिक करा, वो सारे टिकट में उन लोगों को दिलाया, सिंह रेड्डी को, चक्रा श्रीनिवास को, असलम को, सबको टिकट में दिलाया। 14 के बाद पता नहीं कहां किसका काम कर रहे हैं, तेलुगु देशम से वाबिस्ता थे, एमआईएम का काम किए। 16 में आए, लेडी रिजर्व हो गई, टिकट चाहिए बहन को। मैं पूछा भाई आप कौन सी पार्टी में है? आज देखिए 16 में टिकट नहीं मिला, दोनों टीआरएस ज्वाइन किए। टीआरएस से वाबिस्ता है, एक साबिका कारपोरेटर है, ऑफिशियली आपको रिजाइन करना चाहिए था। कहां गई इंसानियत? आप एमआईएम के कैडर को, एमआईएम के एमएलए को लेके फिर रहे हैं, वोट की भीख मांगते हुए। अरे जरा तुम मुसलमान है, अगर शर्म आना नहीं है तुम्हारे को? तुम मेरे दरवाजे पे आके कसम खा के टिकट मांगे, मुजफ्फर खान तुमको टिकट दिया, तेलुगु देशम पार्टी नहीं चाहती थी उसको टिकट देना, लेकिन मैं 16-17 हजार के डिवीजन को कैलकुलेशन किया, मेरे अपने हिसाब से मैं बोला ये जीतेगा, मैं टिकट दिया। आज आपका भाई जब टिकट लेकर आपके बीच आया, पदयात्रा में गया, खक्का मारा, डोर नहीं खुल रहा, क्या इंसानियत है? क्या मुसलमानी शरीयत यही सिखाती है? यही अखलाक है? यह एमआईएम का खौफ है जो दिलों में भर गया है। इस्लाम ये नहीं सिखाता, घर आए दुश्मन को भी घर में बिठाना है, पानी पिलाना है, खाना खिलाना है। अरे एक दिन नहीं लेना चाहिए था, मत दो, लेकिन आपका भाई आपके दरवाजे पे आया, आपको इतनी भी कटसी नहीं है कि उसके लिए दरवाजा खोला जाए या फोन किया जाए, मैं सुना भाई आप मेरे घर पे आए थे। ये कारपोरेटर अगर यहाँ कुछ काम दिया कराया था इस कॉलोनी के अंदर, तो उसकी लीडरशिप सुधारने वाला आपका भाई मुजफ्फर अली खान था। मैंने बनाया उसको लीडर, मैं दिया उसकी कसम पर भरोसा करके टिकट, लेकिन मेरे साथ ही गद्दारी। आज भी टीआरएस के साथ गद्दारी, टीआरएस से वाबिस्ता है, काम एमआईएम का कर रहे हैं। बस तेलुगु अवाम को भी मैं देख रहा हूं कि पैसों के लिए काम कर रहे, लेकिन वोट तो नहीं देंगे। और यहाँ पे तो कसम की कोशिश की जाएगी। मैं स्पेशली मुसलमानबाग के रहने वाले मुसलमानों से अदबन गुजारिश करता हूँ, तेलुगु अवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि मैं नहीं समझता जहाँ हमारी कुरान और शरीयत इस बात की
इजाजत नहीं देती, आपकी गीता भी इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप किसी के लिए बोकसिंग करें, अपने बाप के नाम को बदले। एक माँ अपने पेट में 9 महीने बच्चे को रख के पालती है, चंद पैसों के खातिर पोलिंग बूथ पर जाकर आदमी अपने बाप का नाम बदल देता है। जब पोलिंग एजेंट पूछता है बाप का नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, नाम बदल देता है। घर बैठी इज्जत और माँ पे तोहमत लगाता है। किसी के मुद्दे को पैदा होके किसी को बाप बना लेता है चंद पैसों के लिए। मजहब है, कुरान और हदीस तो ये नहीं सिखाती। मैंने मालूम किया गीता या आपके रूल्स एंड रेगुलेशन में तेलुगु के भी ऐसा नहीं है कि बोकसिंग करना या जाके बाप बदल के वोट डालना या कोई शादीशुदा औरत अपने शोहर का नाम बदल कर वोट डालना, ऐसा नहीं है। मेहरबानी करिए, 40% पोल हो या 80% पोल हो, मैं अपने कार्यकर्ता को, मुसलमान डिवीजन के आवाम को रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी माँ बहन को अपने साथ लेके जाइए, अपने बूढ़े बाप को साथ लेके जाइए। एक एक वोट कीमती है, मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, आने वाले दौर को सुनहरा बनाने के लिए कीमती वोट पोलिंग एजेंट को जाके अपना ओरिजिनल वोट डालिए और घर को वापिस आ जाइए। किसी के बहकावे मत आइए, बोकसिंग मत करिए मेरे भाई, बोकसिंग हराम है। अपने बाप का नाम बदलना, एक औरत अपने शौहर का नाम बदलना गलत है मेरी बहन। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यह काम आप मत करिए। मजलिस बीजेपी वोट मांगती है, फिर मजलिस 30 साल से कहती है अपना वोट डालो, फिर बरकत का वोट डालो। बरकत, अरे कहां की बरकत मेरे भाई? बरकत में आप 7 जीतो, 6 जीतो, ऐसे 15 जीतो, मजलिस इंतजार मुस्लिम मुसलमानों के लिए फायदेमंद साबित नहीं हो सकती, मुसलमानों का फायदा नहीं हो सकता। शरीयत के खिलाफ तुम बात कर कभी फायदा हासिल नहीं कर सकते मुसलमानों। जो डेवलपमेंट मुझसे हो सकता है मैं गरीब आवाम के लिए करने के लिए तैयार हूं। बेहतरीन गवर्नमेंट होगी, आवाम के दरमियान में एक अच्छी पॉलिसीज लेकर आई है प्रजा कुटुंबी। 15-20 दिन से तो सिर्फ कॉमन मैनिफेस्टो बनने के लिए निकल गए। एक अच्छा मैनिफेस्टो है जिसमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ख्याल रखा गया है। SC, BC, ST, माइनॉरिटी सभी के लिए अच्छे खासे फंड्स फ्राहम किए गए हैं। डबल बेडरूम की स्कीम जो 4.5 साल से KTR ने जो हथेली में जन्नत दिखाकर गवर्नमेंट बनाई, इतने जमीनात इधर सीरीन के है, खाली है। कहीं एक प्रोजेक्ट चालू हुआ मुसलमान डिवीजन में? कोई हाथ उठाकर बताइए कि किसी एक आदमी को यहाँ पे एक मेरी बहन को 2 बेडरूम का घर मिला बोलकर। एक प्रोजेक्ट जेल के पास बन रहा है, वो भी आधे से ज्यादा फ्लैट्स मजलिस इंतशार मुस्लिम के वर्कर को अलॉट हो चुके, जो दूसरे बस्तियों में रहते। मुकामी अवाम को कुछ नहीं मिला। इन मासूम बच्चों के मुस्तकबिल के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस, फीस रीइंबर्समेंट, KG से 10 तक के बच्चों को सेंट्रल स्कीम्स के जो स्कूल फीस आते उसको साल में 6 फ्री गैस सिलेंडर्स, 2 बेडरूम हाउसेस, विडो पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, जो बन सकता आपका भाई आपके लिए पैरवी कर गवर्नमेंट के स्कीमों को आपके दरवाजे तक पहुंचाएंगे। मेहरबानी करिए। अपने वोट कट करने के लिए जो पार्टियां आ रहे, TRS और BJP, उससे बचिए। मैं खास रिक्वेस्ट तेलुगु आवाम से करता हूं मुसलमान बाग की, हाथ जोड़कर कि मेहरबानी करिए, अपने वोट को जाया होने से बचाइए। उससे फायदा मजलिस को होगा, पतन को होगा, सेकुलरिज्म को उसका फायदा नहीं होगा। अगर आप एक भाईचारगी का माहौल चाहते हैं तो अपने भाई को साइकिल के निशान पर 7 तारीख को बटन दबाकर कामयाब कीजिए। 11 तारीख के दिन जब डब्बे खुले तो पतन और उनके अलायंसेस TRS BJP के होश उड़ जाए।
कि मुसलमान डिवीजन की आवाम ने क्या फैसला दिया है। मैं यहाँ पे बेहिसाब मुसलमान बाग में मेरे बुजुर्ग हैं, बेहिसाब मेरे दोस्त अहबाब है, सभी को मैं जानता हूँ। सब तक इस फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सब भाइयों बहनों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, एक मौका अपने भाई को दीजिए, प्रजा कुटुंबी को कामयाब कीजिए। हमारा इम्तियाजी निशान साइकिल है, साइकिल को वोट देकर कामयाब कीजिए। प्रजा कुटुंबी जिंदाबाद, चंद्रबाबू जिंदाबाद, तेलंगाना जिंदाबाद। अंदर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। కార్యకర్తలకి అక్కలకి చెల్లెలకి తమ్ముళ్ళకి